हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जो अभी ड्रॉपर है या फिर 11th-12th में वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ के लिए मतलब सॉरी है कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें थोड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, थोड़ी इसमें वॉल्यूम कम है। पर आपकी प्रॉब्लम 2-4 दिन में सही हो जाएगी, तो आप प्लीज़ टेंशन मत लेना, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप एडजस्ट कर लेना उसको, ठीक है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक उसमें कंप्लीट हो गया था, जो कि हमारा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और बाकी की 2 हर्शी चीज और एवरी मैकलियोड और मैकार्डिक एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट थे। वो वीडियो हमारी हो गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको चैप्टर आगे का अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में कहीं पर भी डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन ये एक्चुअली एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन ये मतलब एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लग रहा है कि हमने ऐसे 2 थ्रेड्स बना दिए इसके और एटीजीसी, ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो हम उसको एक एक पार्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीजें हैं, ठीक है। उसके 3 पार्ट है। पहला हो गया आपका पेंटोज शुगर, दूसरा आपका हो गया फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा हो गया नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये जो आप देख रहे होगे एटीजीसी, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और ये जो बीच में देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो होते हैं ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको 3 कंपोनेंट याद रखने की, डीएनए के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं पेंटोज शुगर क्या होता है, ठीक है। पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर ये है, जैसे पेंटोज शुगर 2 टाइप की है। एक हमारे डीएनए में यूज होती है, एक होती है आरएनए में। तो डीएनए में हम जैसे बोलते हैं कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें जो डीऑक्सीराइबोज है डीएनए में, वो डीऑक्सीराइबोज क्या है, एक शुगर है। और उसी तरीके से आरएनए में जब हम बोलते हैं कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोज जो है वो एक शुगर है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने आप स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया ये मतलब क्या बोलते हैं, पेंटागन टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये राइबो शुगर का है, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि राइबो शुगर का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या करना है, पेंटेन जैसी रिंग बनानी है, ठीक है। उसमें ऊपर HOH लगाना है, HOH HOH, और ये तीनों जगह पर लगा दिया आपने, ये तीनों कॉर्नर्स पे HOH लगा दिया। उसके बाद ये जो 4th कॉर्नर है इसमें H, इसके ऊपर CH2 और फिर OH लगाना है। और यहाँ पर इसके टॉप पे जो है, ये इसका टॉप है, इसके टॉप पर जो है यहाँ पर O आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है राइबो शुगर का है। अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को बनाना है डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो डीएनए में डी जो है वो डीऑक्सीराइबोज है, लेकिन ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। तो हमें डीऑक्सीराइबोज का मतलब है कि डीऑक्सी मतलब उसमें से एक ऑक्सीजन एटम हटाना पड़ेगा। तो अगर ये OH ग्रुप में से मैं एक एटम यहाँ पर ऑक्सीजन का हटा दूं, तो ऑक्सीजन का एटम हटाने के बाद मेरे पास यहाँ पर खाली बचेगा H। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा हो गया डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि राइबोज का स्ट्रक्चर था। डीऑक्सी का मतलब उसमें से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। हमने ये 1 2 सेकंड पोजीशन से एक सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन था, इससे जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो डीऑक्सीराइबोज बन गया, ठीक है। और ये पोजीशन आप देख सकते हैं, ये 1 नंबर की पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5th कार्बन की पोजीशन है, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा 3 प्राइम 5 प्राइम, वो भी आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये 1st कार्बन हो गया, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन हो गया, 5th कार्बन हो गया, ठीक है। 5 कार्बन है इसमें, यहाँ पर कार्बन की जगह ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा राइबो शुगर, ठीक है। और मतलब पेंटो शुगर बोलते हैं, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन हो गया, इसलिए हम उसको पेंटो शुगर बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज। ये राइबोज नहीं है, अभी क्या बन गया है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि राइबोज शुगर में से हमने क्या करा, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो डीऑक्सीराइबोज बन गया, ठीक है। तो हमारा पहला वाला पार्ट हमको समझ आ गया कि पेंटो शुगर क्या होता है। अब फॉस्फेट ग्रुप देखते हैं। फॉस्फेट ग्रुप कुछ नहीं है, सिंपल सा एक फॉस्फोरिक एसिड है, ये P रहा, ठीक है। इसमें एक डबल बॉन्ड O हो गया, ये OH, ये OH और ये OH, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला जो स्ट्रक्चर। अब हम नाइट्रोजनस बेस देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पेंटो शुगर का स्ट्रक्चर और फॉस्फेट ग्रुप देख लिया था। हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, आपको याद रखना है, प्यूरीन्स और पिरिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरीन्स और पिरिमिडिन्स, इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम इजी वे में समझ रहे हैं कि मतलब ये स्ट्रक्चर जो ये वाला स्ट्रक्चर है कैसे बनता है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे मतलब क्या रीजन है, ठीक है। तो प्यूरीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये 2 रिंग्स हैं, इसमें ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है। उसी तरीके से पिरिमिडीन है, इसमें 2 नाइट्रोजन है।
और जहां पर आपको नाइट्रोजन नहीं दिख रहा वहां कॉर्नर पे जो है आप समझ लीजिए कि कार्बन है, ठीक है। अब ये प्यूरिन हो गया, पिरिमिडिन हो गया। आपको ये याद रखना है कि इस वाले केस में जब ये प्यूरिन जुड़ेगा डीएनए के स्ट्रक्चर में, जब ये फिट होगा, तो आपको ये याद रखना है कि जब प्यूरिन जुड़ता है तो 9th वाला जो नाइट्रोजन है उससे अटैच होगा, ठीक है। 9th वाले नाइट्रोजन से ये प्यूरिन जो मतलब ये नाइट्रोजनस बेस है, ये जाकर अटैच होगा डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और अगर हम पिरिमिडिन के केस में देखें तो ये वाला जो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर का 1 नंबर का जो नाइट्रोजन है, ये वाला जाकर नाइट्रोजन अटैच होगा डीएनए के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। आपको बस ये याद रखना है कि इसमें 9th नंबर का नाइट्रोजन और इसमें फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन, ठीक है, इतना याद रखना है। अब होता क्या है कि जो प्यूरिन है उसके 2 टाइप्स हैं, मतलब इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम इसके 2 टाइप्स बना सकते हैं। जैसे किसी में से नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई या फिर हमने कार्बन की कर दिया, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। प्यूरिन जो है वो ये ए हो गया, जी हो गया। ए मतलब एडेनाइन, लिख देता हूं यहां पर एडेनाइन, और जी मतलब ग्वानाइन, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, बेसिक सा है, ठीक है। उसी तरीके से पिरिमिडिन जो होता है वो 3 टाइप्स है। ये T4 हो गया, मतलब T, C और U। T मतलब हो गया थाइमीन, C मतलब हो गया साइटोसिन, और U का मतलब हो गया यूरेसिल, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज डीएनए का स्ट्रक्चर है तो उसमें A, G, T और C आएंगे, और सपोज अगर आरएनए का स्ट्रक्चर है तो उसमें A, G, T और ये क्या बोलते हैं, सॉरी T नहीं, A, G, C और U आएगा उसमें, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के स्ट्रक्चर में आता है, और जो थाइमीन है वो आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आ गया AGCT और ये आरएनए के सेक्शन में आ गया AGCU, ठीक है। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल जुड़ जाता है वहां पर, बस आपको इतना याद रखना है। ये हमारा क्या बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस भी हो गया, पेंटोस शुगर भी हो गया, फॉस्फेट ग्रुप भी हो गया। अब हम देखेंगे कि ये तीनों चीजें मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने उसके तीनों कंपोनेंट्स के डीएनए के तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था कि उसमें एक राइबो शुगर होता है, मतलब पेंटोस शुगर हो गया, ठीक है, जो कि हमारे केस में डीऑक्सी राइबो शुगर है, और एक क्या बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और जो तीसरा वाला था वो था हमारा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने बताया था जैसे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो क्या है, ये इस तरीके से कनेक्ट होता है। ये हमारा जो है क्या है, डीऑक्सी राइबो शुगर हो गया, ठीक है। ये वही सेम स्ट्रक्चर है, HOH यहाँ से HH, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पर जो राइबो शुगर होता है उसमें OH होता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, तो HH हो गया, ये HOH हो गया, ये HCH2OH हो गया, ठीक है। ये वाला इसका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन हो गया, ठीक है। और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये आपने ये तीनों चीजें आपने पहले देख ली हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इनको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ के हम क्या बनाएंगे, हम जो चीज बनाएंगे इन तीनों को जोड़ के उसका नाम होगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब हम इन तीनों कंपोनेंट को जो कि डीएनए के कंपोनेंट हैं, जब हम इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम होगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा, ऐसे मतलब नंबर ऑफ चेन्स चलती रहती हैं, ठीक है। तो उनसे जो मिलने वाली चीज होती है वो एक डीएनए का स्ट्रैंड बनता जाता है। समझ आ गई बात। जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, 2 डीएनए के स्ट्रैंड है। तो इस डीएनए के स्ट्रैंड में ये एक एक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ऐसे जोड़ जोड़ के तब हमने इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में बनाया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये होती है, ये इससे एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ेगा, और दोनों न्यूक्लियोटाइड जिस चीज से जुड़ते हैं उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, वो अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जुड़ेंगे कैसे, ये हमारा डीऑक्सीराइबो शुगर मतलब पेंटोस शुगर हो गया, डीऑक्सीराइबो शुगर, ये हमारा हो गया नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। हमने ये क्या लिया, पिरिमिडिन लिया, और ये वाला जो है ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब हमें करना क्या है, इसमें से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालना और ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए मैंने बताया था इस केस में क्या होता है, 1 नंबर के नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है इसमें, तो इससे कनेक्ट होगा ये, ठीक है। तो अब इसमें से OH और इसमें से OH, ये OH और ये वाला OH हमको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, मतलब ये और ये दोनों मिलकर बना लेंगे वाटर H2। उसी तरीके से ये OH ग्रुप हो गया और ये वाला H हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला, एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकला, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो है एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब हम इसको जोड़ के देख लेते हैं, जोड़कर कैसा दिखेगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से मैंने OH हटा दिया, यहाँ से OH ग्रुप हटा दिया, यहाँ से H हटा दिया, यहाँ का H हटा दिया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला था, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला था। अब मैं इसको इससे जोड़ दूंगा, ठीक है, ये इससे ऐसे करके सीधा जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ेगा, इसको मैं क्या बोलते हैं ऐसे जोड़ देता हूँ। आप ये सोचिए कि ये H के सीधे नीचे N है, ठीक है, इसके नीचे जुड़ा हुआ, यहाँ पर कोई आगे मुझसे देखिए कॉर्नर आगे तो कार्बन है, ये जो H है ये यहाँ पर कार्बन है, फिर ये कार्बन ये सीधा है, इससे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। तो ये जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ेगा, दूसरे तीसरे से, ऐसे कंटिन्यूस चेन चलती जाएगी। तो वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, एक DNA का स्ट्रैंड बोलेंगे या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे। तो हमने ये स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है, हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ लिया है। तो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे न्यूक्लियोटाइड है, अगर इस न्यूक्लियोटाइड में से हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें, ठीक है, हमने सपोज फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव कर दे, तो इतने पार्ट, ये जो इतना पार्ट है, इस चीज को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप, मैं शॉर्ट में P लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, इसको जो नाम देते हैं वो हम देते हैं न्यूक्लियोसाइड, SIDE। यहाँ TID ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोसाइड। जब इसमें से ये फॉस्फेट ग्रुप हमने इतना रिमूव कर दिया, इतने जो बचा हुआ पार्ट है इसे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रक्चर को हम एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा था, न्यूक्लियोटाइड को हम सिंपल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया राइबो शुगर, ठीक है, इसको हमने सिंपल ऐसे दिखा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ जो चीज थी वो हमारी क्या थी, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस था। तो नाइट्रोजनस बेस में कुछ भी ले सकता हूँ, सपोज मैंने एडेनाइन ले लिया तो मैंने इसको A से जोड़ दिया, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, A हो गया, G हो गया, C हो गया, ठीक है, T हो गया या फिर U हो गया, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, कुछ भी यहाँ पर जुड़ सकता है, क्योंकि ये जो जगह है वो काय की है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस की, ठीक है। ये हमारी राइबो शुगर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो जुड़ा था, ये ऐसे करके आपने देखा था, यहाँ पर ये CH2 था, क्योंकि 1 2 3 4 फिर 5, फिफ्थ वाला CH2 यहाँ पर था। फिर यहाँ पर हमने देखा था वाटर का मॉलिक्यूल निकला था, तो यहाँ पर जो चीज थी वो हमारी क्या थी, फॉस्फेट ग्रुप थी। तो मैं इसको P से दिखा सकता हूँ। तो ये हमारा एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। अब हम इसको ही एक स्ट्रक्चर मान के चलेंगे कि ये हमारे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पे हम आगे स्टडी करेंगे। तो देखो अब हम स्ट्रक्चर में ये समझेंगे कि जैसे एक न्यूक्लियोटाइड हमने ले लिया, मैंने आपको बताया था कि हम इसको सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब आगे जो भी केसेस लेंगे, स्टडी जैसे करेंगे, तो ये लिया था उसी तरीके से दूसरा मैंने ये लिया, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एडेनाइन है, यहाँ पर साइटोसिन लिया मैंने, ठीक है। तो ये एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन और यूरेसिल कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने दो न्यूक्लियोटाइड ले लिए। अब मैंने इस वाले न्यूक्लियोटाइड में आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के फॉस्फेट ग्रुप का एक्सपेंड करके देखा है, यहाँ पर खाली P लिखा है, तो दोनों ही फॉस्फेट ग्रुप के स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे एक्सपेंड यहाँ पर करना इसलिए पड़ा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जुड़ेगा कैसे। तो ये P के तीन क्या थे, OH बॉन्ड थे, एक ये OH, एक ये OH और एक ये वाला OH था, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गई, ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया था, ठीक है, ये आपको पता है। तो एक OH बॉन्ड ये बचा, एक OH बॉन्ड ये बचा और एक है वहां पर डबल बॉन्ड, वो तो पहले से ही था, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो हमारा था वो क्या था, HOH, ये आपको पता होगा, HOH यहाँ पर था। अब होता क्या है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, आपस में जुड़ते कैसे हैं, यहाँ पर भी ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कैसे होगा ये देखिए, ये OH है, ठीक है, सॉरी ये OH है, ये OH जो है ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये दोनों मिलकर जो है यहाँ से वाटर रिमूव कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से हाइड्रोजन मूव होगा, एक OH मूव होगा, ये वाटर मूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं OH को रिमूव कर देता हूँ, ये O बचा था क्योंकि H रिमूव हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये जो चीज है ये इससे जुड़ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। वही सेम चीज बता रहा हूँ मैं, ये सीधे इससे जुड़ा है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि ये कॉर्नर है तो कार्बन होगा, ओके, ये ध्यान रखना। ये H है यहाँ पर सीधे इससे O से जुड़ गया, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड होता है, आप ये वाला बॉन्ड देखो, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको PO और ये PO, मतलब OPO वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड का नाम ही होता है फॉस्फो डाई
ईस्टर बॉन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बच्चों को समझ नहीं आ पाती है, लेकिन मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि अच्छे से समझा पाऊं। तो ये जो POO बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फो यानी कि फॉस्फोरस आ रहा है, और ये ईस्टर की तरह है, क्योंकि ईस्टर में भी देखा होगा आपने COO होता है, उसी तरीके से इसमें भी क्या है, POO है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे क्या होगा, यहीं से एक और न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके नीचे जुड़ जाएगा, ऐसी नंबर ऑफ चेन्स ऐसे जुड़ते जाती है और DNA का एक स्ट्रैंड बनता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमको एक बात और समझनी है कि जैसे ये तो एक चेन बन जाएगी, उसी तरीके से क्या होता है, इस साइड भी दूसरी चेन बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये दो स्ट्रैंड एक साथ होते हैं, तो एक स्ट्रैंड ऐसे बनता जाएगा, एक तरफ बनता गया, दूसरा स्ट्रैंड दूसरी तरफ बनता गया, और इन दोनों के आपस में भी कुछ लिंकेज होगी। ठीक है, तो इन दोनों के आपस में भी कुछ लिंकेज होगी, वो हम अब देखते हैं। मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मतलब आपको वो समझ नहीं आता होगा कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 5 प्राइम का मतलब क्या है कि ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, सपोज ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर पहला न्यूक्लियोटाइड सपोज अगर ये होगा, तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ये जो कार्बन है 5 हो गया, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, 5 प्राइम लोकेशन। ठीक है, अब आप ये सोचो कि सपोज इसके बीच में कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सपोज n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद ये लास्ट में आया ये वाला न्यूक्लियोटाइड, हमने ऐसा मान लिया कि ये क्या है, लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है। अब आप ये चीज देखिए कि ये सपोज अगर लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें ये वाला जो एंड होगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये वाला जो एंड होगा ये 3 हो गया, तो हम इसको क्या बोलते थे कि ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम। तो हमेशा जो भी चेन 5 प्राइम से स्टार्ट होगी वो 3 प्राइम पे एंड होगी, और दूसरी वाली चेन का उल्टा है कि 3 प्राइम से, ये जैसे 3 प्राइम से स्टार्ट हुई और 5 प्राइम पे एंड हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी चेन 5 प्राइम से स्टार्ट हुई वो 3 प्राइम पे एंड इस तरीके से होती है, क्योंकि लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें ये वाली जो पोजीशन है उस चीज को देखना है, और उस चीज से हम कहते हैं कि ये 3 प्राइम एंड है इसका, और ये 5 प्राइम एंड होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने डिस्कस करा था कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे ज्वाइन होता है। अब हम ये देखेंगे कि सपोज एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, ठीक है, मतलब एक DNA का स्ट्रैंड ये हो गया, एक DNA का स्ट्रैंड ये हो गया, आपस में ये कैसे बॉन्डिंग करते हैं एक कंप्लीट DNA के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे अभी पहले देखा था कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखा था हमने, ये ऐसा। अब ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होता है, तो ये वाली पोजीशन क्या हो गई हमारी 5 प्राइम हो गई। ठीक है, ये भी 5 प्राइम हो गई, ये भी 5 प्राइम, लेकिन ये वाली जो मैंने लास्ट में आपको पोजीशन बताई थी ये वाली क्या हो गई, 3 प्राइम हो गई। अब दूसरी चेंज होती है इसकी, वो एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल मतलब होती इसी की तरह है, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में ये जो चीज है क्या बोलते हैं, ये जो एंड आप देख रहे हो, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, ये वाला जो एंड है ये हमारा हो गया 3 प्राइम, और ये वाला जो एंड है ये कार्बन जो, ये वाला कार्बन ये हो गया हमारा 5 प्राइम। तो ये वाली जो चेन है वो सॉरी ये 3 प्राइम नहीं है, ये वाला 3 प्राइम होगा। ठीक है, इसको क्या करना, आप अगर आपको बनाना दिक्कत हो रही है समझने में, आप ये बनाना, फिर कॉपी को रोटेट कर देना, उल्टा कर देना, और फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देना। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ACGT कुछ भी आ सकता है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एडेनिन लिया, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर गुआनिन से। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ जुड़ेगा। ये एक रूल डिसाइड करता है, मतलब एक चारगैस साइंटिस्ट था उसने बताया था, तो इसे चारगैस रूल भी कहते हैं। ठीक है, चारगैस रूल, इसने ये बोला था कि एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ेगा और साइटोसिन जो है वो गुआनिन से जुड़ेगा। ठीक है, और उसने ये भी बताया था कि ये जो एडेनिन और थाइमिन है इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और साइटोसिन और गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक चेन ये हो गई, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये इसके एंटी पैरेलल चेन हो गई। इतना यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। प्लीज अगर यह समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब ये एडेनिन है, ये थाइमिन के साथ जुड़ेगा, इसके बीच में डबल बॉन्डिंग आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये साइटोसिन और गुआनिन है, चारगैस रूल के हिसाब से इसके बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये भी गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, इसके बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो है एक चेन इधर चलती जाएगी, एक चेन इधर चलती जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं DNA का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लगता है, बड़ा सा स्ट्रक्चर लगता है, तो हम इसको शॉर्ट में इस तरीके से बना देते हैं। ये एक स्ट्रैंड है, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, और ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है,
इनके बीच में जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी आता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। देखो हम लोग का डीएनए का स्ट्रक्चर तो हो गया, ठीक है, मैंने तुम्हें डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। आई होप यार तुम्हें मतलब अच्छे से समझ आया होगा, अगर तुमने पूरी वीडियो अच्छे से देखी एंड तक। ठीक है, 3-4 वीडियो में थोड़ी नॉइस की, वॉइस की प्रॉब्लम रहेगी, तुम उसकी टेंशन मत लेना, मैं 3-4 दिन में उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, और मतलब धीरे धीरे सब कुछ बेटर होगा, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट करा है पढ़ाना, तो धीरे धीरे मैं इसको बेटर करने की कोशिश करूंगा। और हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो 2.2 मीटर से लॉन्ग होता है, तो उसको सेल के एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है। ठीक है, उसके अंदर रहना होता है, तो वो कैसे रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। और प्लीज मेरा चैनल बढ़िया लग रहा है, मतलब वीडियो समझ आ रही है, तुमको लग रहा है कि हमको कुछ फायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना और प्लीज लाइक करके जाना। थैंक यू।